बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें हम मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर्स एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक डिवाइसेस के हवाले से चैप्टर में से मल्टीप्लेक्सर और 3 स्टेट बफर्स की बात करेंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज जो 2 टॉपिक्स हमने कवर करने वो होगा जी मल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं और इसके अलावा 3 स्टेट बफर्स क्या होते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जी मल्टीप्लेक्सर। अगर हम मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो मल्टीप्लेक्सर जो एक ऐसा लॉजिकल सर्किट होता है जो क्या करता है, जिसमें बहुत सारी इनपुट्स होती हैं, मैनी इनपुट्स होती हैं, और ये मैनी इनपुट्स में से सिर्फ एक इनपुट जो है उसको जो है ना वो सेलेक्ट करता है एज ए आउटपुट। तो यानी कि जो मुख्तलिफ किस्म की जो इनपुट्स होती हैं, मैनी इनपुट्स होती हैं, उसमें से सिर्फ एक ही इनपुट जो है ना वो आउटपुट को पास होती है। और इसमें ये होता है और इसको हम डाटा सिलेक्टर भी कह सकते हैं, इसको डाटा सिलेक्टर भी कहते हैं। तो क्योंकि इसलिए डाटा सिलेक्टर कहते हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म की इनपुट्स जो होती हैं, मैनी इनपुट्स, उनमें से सिर्फ एक ही इनपुट को सिलेक्ट करना होती है, इसलिए इसको डाटा सिलेक्टर कहते हैं। और ये जो इनपुट सिलेक्शन होती है ये एक मखसूस किस्म के कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जिनके ज़रिए इनको जो है ना इनकी सिलेक्शन की जाती है, और इन सिग्नल्स को हम सेलेक्ट इनपुट्स कहते हैं। और इन्हीं सेलेक्ट इनपुट्स की बेस के ऊपर हम डिटरमाइन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि कौन सी इनपुट जो है वो आउटपुट को पास होगी। और मल्टीप्लेक्सर को हम मक्स भी कह सकते हैं, MUX मक्स से भी इसको हम याद रख सकते हैं। अब हम ऐसे कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो मल्टीप्लेक्सर है उनका हम डायग्राम भी देख लेते हैं, और उसकी हम जो इसकी इक्वेशन बनेगी उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2-in-1 मल्टीप्लेक्सर। अब ये देखिए जी, आपके सामने ये जो डायग्राम बनी हुई है 2-in-1 मल्टीप्लेक्सर की बनी हुई है, और साथ सर्किट डायग्राम भी बना हुआ, साथ इसकी इक्वेशन भी लिखी हुई है। तो कैसे होता है, इसमें ये होता है 2-in-1 मल्टीप्लेक्सर में ये होता है इस तरह करके हम क्या करते हैं, ये इनपुट 1 है, ठीक है, और जिसको हम I0 से डोनेट करेंगे, और ये इनपुट 2 है और इसको हम I1 से डोनेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये 2 इनपुट्स हैं, ठीक है, और ये आपका क्या है, सेलेक्टर है, ठीक है, कंट्रोल सेलेक्टर है, ठीक है। और इस पेज पे जो है ना, इसमें से ये डिटरमाइन करेगा कि इसमें से कौन से इनपुट जो है ना वो एज ए इनपुट जो है ना वो पास होगी। तो इस तरह करके अब ये देखिए ऐसा मक्स जिसके अंदर 2 इनपुट्स होती हैं और उसकी आउटपुट एक जनरेट हो, इस तरह के हम मल्टीप्लेक्सर को 2-in-1 मल्टीप्लेक्सर कहेंगे। तो इसको हम 2-1 और MUX मक्स, इस तरह हम इसको डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, आपकी डाटा सेलेक्टर है, या इनपुट सिलेक्शन है, या इनपुट सेलेक्टर भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर, और ये आपकी क्या Z किसको डोनेट कर रहा है, आपके आउटपुट को डोनेट कर रहा है। जैसे कि ये आप इसका हम लॉजिकल डायग्राम देख लेते हैं, ये I0 है और ये I1 है, ये दोनों क्या है, इनपुट्स हैं आपकी, और ये आपकी Z क्या है, ये आपकी आउटपुट है, और ये क्या है, डाटा सेलेक्टर है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, डाटा सेलेक्टर का काम क्या होता है, इन दोनों इनपुट्स में से एक आउटपुट को डिटरमाइन करेगा और इसको क्या करेगा, वो पास करवा देगा Z को, ठीक है। और इस तरह इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी Z = A मॉडुलस A कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं, और I0 प्लस A I1, इसको इस तरह भी डोनेट कर सकते हैं। अब जैसा कि ये डाटा सेलेक्टर है, ठीक है, तो ये डाटा सेलेक्टर है, ये जो डाटा सेलेक्टर है इसकी ये 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। और अगर हमने 0 लिखना हो तो फिर A इनवर्स लिख देंगे, A कंप्लीमेंट लिख देंगे। अगर 1 हमने आउटपुट देनी हो तो फिर इसको 1 से डोनेट करना हो तो फिर A लिख देंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से A इनवर्स 1 I0 और प्लस I1, ठीक है, और ये इसकी आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो इसी तरह ये 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर है, सेम एज इट जैसे 2-to-1 मल्टीप्लेक्सर किया था। अब इसकी डायग्राम देख लेते हैं। अब ये देखिए जी, ज़ाहिर बात है फिर इसमें 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर है, यानी कि 4 इनपुट्स होंगी और 1 आउटपुट होगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब ये देखें जी, इसको हम सबसे पहले इनपुट्स को कैसे डोनेट करेंगे, I0 I1
I2 और I3। हमेशा ये याद रखना कि आपने जो इनपुट्स है वो आपने 0 से स्टार्ट करी है। ये देखिए I0, I2, I3 और I2 और I3 है, ये आपकी डाटा इनपुट्स हैं और ये आपकी क्या है, कंट्रोल इनपुट्स है। अब यहाँ पे देखिए ना, ऊपर वाले में एक इनपुट थी और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 कंट्रोल इनपुट्स है। तो ये कैसे डिटरमाइन करती है, ये कैसे ऐसे डिटरमाइन करती है, इसके लिए वही फार्मूला है जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, 2 टू रेस्ट पावर n वाला, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास क्योंकि 4 इनपुट्स हैं, ठीक है, तो 4 इनपुट्स हैं तो यानी कि 2 की पावर 2 होगी तो फिर क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो फिर क्या हुआ, ये जो जितनी जो पावर होगी वो आपकी कंट्रोल इनपुट्स होगी, वो कंट्रोल इनपुट्स बन जाएंगे। जैसे कि ये देखें, अभी ये 2 है, 2 टू रेस्ट पावर ये 1 बन रहा है, तो जो 1 है वो पावर जो होगी वो क्या होगा, वो आपकी इनपुट्स होगी। और इसी तरह इसमें क्या होगा, ये 2 की पावर 2 बन रहा है, तो पावर जो है वो 2 है, तो 2 आपके फिर क्या होगी, जो 2 पावर है तो फिर आपकी कंट्रोल इनपुट्स कितनी होगी, 2 होगी। इस तरह अगर हमारे पास 8 इनपुट्स हो तो 8 इनपुट्स को हम अगर 2 की उसमें लिखेंगे तो 2 की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 3 होगी, तो फिर क्या बनेगा, 8 इनपुट्स बनेगी। तो फिर आपके पास कंट्रोल्स पावर जो है वो हमेशा कंट्रोल इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो 2 की पावर 3 है तो फिर यहाँ पे इनपुट्स, कंट्रोल इनपुट्स कितनी होगी, 3 हो जाएगी। इस तरह आप कंट्रोल इनपुट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह, अब ये इसको 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर है, 4 to 1 और मक्स लिख दिया हमने, ये इनपुट्स हैं आपकी, ये कंट्रोल इनपुट्स हैं और क्या करेगा, और ये आपकी आउटपुट है। तो ये यहाँ से इनपुट्स जाएंगी तो इससे आप इक्वेशन क्या बनेगी, अगर आप जिस तरह आपने ऊपर ये इक्वेशन बनाई इसी तरह आप यहाँ पे इक्वेशन बना देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 जो है ना वो लिटरल्स की इक्वेशन बनी थी, ठीक है, और यहाँ पे कितनी बनेगी, 4 की बनेगी। यहाँ पे 4 कम्बिनेशन बन जाएंगे। कैसे 4 कम्बिनेशन बनेंगे, जैसे कि z इज इक्वल टू ए इनवर्स ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और I0 है, प्लस ए कम्प्लीमेंट बी 1 और इसी तरह है ए बी कम्प्लीमेंट और I2 प्लस ए बी I3 कम्प्लीमेंट। इस तरह करके आप सारे कम्बिनेशन मिला के आप इक्वेशन बना लेंगे। तो ये आपको क्या इक्वेशन गेट होगी, ये वाली इक्वेशन गेट होगी। इस तरह नेक्स्ट देख लेते हैं, A2 1 मल्टीप्लेक्सर को देख लेते हैं। इसमें क्या है, ज़ाहिर बात है इसमें फिर 8 इनपुट्स होगी, I0, I1, I2 और I7 तक। और A2 1 में MX लिख दिया। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनपुट सिलेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसकी पावर लेके। अब 8 को अगर 2 की कितनी पावर होगी तो 8 कम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 3 होगी, तो पावर 3 बनती है तो फिर आपके इनपुट कम्बिनेशन कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो ABC 3 कम्बिनेशन बन गया और इस तरह ये आपकी आउटपुट आ गई, ठीक है। इसी तरह 2 ये सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया, यहाँ पे 2 की पावर n है, ठीक है। तो 2 की पावर n मल्टीप्लेक्सर को अगर डिटरमाइन करना हो तो उसको कैसे करते हैं, ये उसकी ये डायग्राम दी गई है 2 की पावर n इनपुट डायग्राम की। तो ये देखें यहाँ पे आ जाएगा I0, I1 और IN तक ही चला जाएगा, यानी कि 2 की पावर n तक चला जाएगा। और इस तरह ही n कंट्रोल इनपुट्स हैं। अब ये 2 है तो फिर ये ज़ाहिर डेफिनेट बात ये n कंट्रोल इनपुट्स होंगी यहाँ पे। तो 2 की पावर n2 1 MX इस तरह ये डिटरमाइन कर सकते हैं और इसके डायग्राम ये बनेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लेक्सर में ये होता है कि आपके पास मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और उसमें से जो है ना वो इनपुट्स कंट्रोल इनपुट्स की मदद से सिर्फ एक इनपुट को सिलेक्ट किया जाता है और उसी को जो है ना वो आउटपुट को पास किया जाता है। तो डेफिनेट बात है, जैसे कि अब A2 1 MX का हम कैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे, उसकी इक्वेशन ऐसे ही फाइंड करेंगे। डेफिनेट बात है, तो ये क्योंकि 8 इनपुट्स हैं तो फिर कितने कम्बिनेशन बनेंगे, 8 कम्बिनेशन बनेंगे। हमारे पास 8 जो है ना वो बूलियन इक्वेशन जो है ना वो बूलियन वैल्यूज़ गेट होगी। तो Z इज इक्वल टू, ये देखें अब सारे कम्बिनेशन को आपको ABC है तो सारे कम्बिनेशन के साथ इन कम्बिनेशन को आपने जो है ना वो मल्टीप्लाई करके आपने क्या करना है, ये इक्वेशन गेट कर लेनी है, ठीक है। तो ये देखें जी 8 कम्बिनेशन डिफरेंट किस्म की कम्बिनेशन आपको गेट हो जाएंगी इस इक्वेशन से, ठीक है। और इसी तरह अगर आप जो है वो 2 की पावर n डाटा इनपुट्स, अगर ये आपकी 2 की पावर n डाटा इनपुट्स है, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, उसकी इक्वेशन ये बनेगी Z इज इक्वल टू समेशन साइन है K इज इक्वल टू 0 और 2 की पावर n-1 और MK और LK। तो यहाँ पे क्या है, MK क्या है, ये मिन टर्म है n कंट्रोल वेरिएबल्स का यहाँ पे, और IK क्या है, यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग डाटा इनपुट है। और ये IK किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारी डाटा इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह लिहाजा अगर आपके पास 2 की पावर n कम्बिनेशन हो
तो उसके लिए आपकी इक्वेशन ये वाली बनेगी, ठीक है। और अगर ए टू वन मक्स हो तो फिर उसके लिए फिर 8 कम्बिनेशन बनेंगे और उसकी जो इक्वेशन है वो ये हमें गेट होगी, ठीक है। इस तरह तो आप जो है ना वो इसकी आप मक्स की जो है ना वो इक्वेशंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम लॉजिक डायग्राम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लॉजिक डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब जैसे कि मेरे पास है ए टू वन बक्स है, तो उसकी इक्वेशन क्योंकि ये थी 8 कम्बिनेशन थे, तो इसकी अगर इस इक्वेशन को मद्देनजर या जहन में मैं रखते हुए इसकी अगर मैं लॉजिकल डायग्राम बनाना चाहता हूँ तो फिर कैसे बनाऊँगा। आप ऐसे करेंगे, सबसे पहले इसका गेट्स बनाएंगे। कैसे गेट, अब कितने गेट्स बनेंगे यहाँ पे 8 कम्बिनेशन है, तो फिर 8 गेट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 गेट बना लिए आपने। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को पढ़ें, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट और आई ज़ीरो, ठीक है। तो ये देखें ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट और आई ज़ीरो, यानी कि ये पहले जो आपकी इक्वेशन बनेगी, पहले गेट में क्या होगा, पहले गेट में आप 4 इनपुट्स देंगे, कौन कौन सी, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट और आई ज़ीरो। इसी तरह फिर आप दूसरी इक्वेशन पकड़ लें, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी और आई वन, ये देखें जी ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी और आई वन। इसी तरह ये सारी कम्बिनेशन के आपने क्या करना है, गेट्स बना लेने। गेट्स बना के उसको क्या करना है, उसके आगे फिर आपने जो है ना वो आउटपुट गेट लगा दे रहे हो। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इससे आप जो है वो आउटपुट गेट कर लेंगे इससे। तो यानी कि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपकी एक कम्बिनेशन से उसने क्या किया, उसकी जो है ना उसने जो इनपुट्स ली वहाँ से, और आपकी जो सिलेक्शन इनपुट है उससे वो क्या होगा, सिंगल आउटपुट जो है वो आपकी जनरेट हुई। तो इस तरह सिंगल आउटपुट, इन सारी इनपुट्स में से सिंगल आउटपुट यहाँ पे गेट हो जाएगी। ये तो था आपका लॉजिकल डायग्राम। इस तरह आप ए टू वन मक्स जो है उसके आप मुख्तलिफ़ किस्म की इम्प्लीमेंटेशन करके आप मुख्तलिफ़ किस्म के डायग्राम्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे आपके पास ये इक्वेशन है, आप मक्स मालूम करना चाह रहे हैं। प्रीवियस जो इक्वेशन थी वो आपकी क्योंकि नैंड गेट से ऑब्टेन की गई थी। अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, अगर आप नॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, जो आपकी प्रीवियस इक्वेशन थी वो इस तरह कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये देखें जी, ये क्या बन रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहा है। तो एस ओ पीज़ इक्वेशन बन रही है, तो ये एस ओ पीज़ इक्वेशन बन रही है। अब इसका आप लॉजिकल डायग्राम कैसे बनाएंगे, अब इसका लॉजिकल डायग्राम अब ये बनाएंगे, ये देखें जी। अच्छा, ये इसका लॉजिकल डायग्राम बनाने से पहले इसको हम फैक्टराइजेशन करके इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा इसको सिंपल बना लेते हैं ताकि हमारे पास डायग्राम इजीली बन जाए और जो है ना वो डायग्राम बनाना सिंपल डायग्राम हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ये देखें जी। अब इसमें से हम जो है ना वो आपको बेसिक थ्योरम जो है ना वो बूलियन के जो बेसिक थ्योरम है उसको ज़हन में रखें। तो उसको अगर अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करें तो ये देखें जी, ये इक्वेशन ही गेट हो जाती है, ठीक है। अब ये देखें जी, ये इक्वेशन गेट हो जाती है। अब ये देखें, ये दो इक्वेशन है, फर्क है ये दोनों इक्वेशन है। इसमें से आपने क्या किया, अब जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन की जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको इसके गेट क्या हो गया, z इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी वन ज़ीरो और प्लस सी वन। इसी तरह ए कम्प्लीमेंट बी और सी वन और प्लस सी टू। अब ये देखिए, इसकी फैक्टराइजेशन करके आपके पास ये सिंपल इक्वेशन ये गेट हो जाती है। तो इसका जो है ना अब ये सिंप्लीफाई हो जाती है। अब सिंप्लीफाई का, अब इस सिंप्लीफाइड इक्वेशन का आप जो जब आप लॉजिकल डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह करके बनेगा। अब ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सी इनवर्स सी कम्प्लीमेंट 1 0 और प्लस सी आई वन है। अब ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, इनपुट्स बना लेने, I0 I1 I2 I3 और I7 तक बन जाएगा। ये आपके इनपुट्स आ गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने डायग्राम्स बनाते जाना है, ठीक है। अब जैसे कि अब देखें, ए इनवर्स है और ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट है। तो ये देखिए जी, ए कम्प्लीमेंट है बी कम्प्लीमेंट है और तीसरी इनपुट कहाँ से आ रही है, तीसरी इनपुट आपकी यहाँ से आ रही है। तो ये किसका कम्बिनेशन है, ये I0 का और I1 का कम्बिनेशन है। ये देखिए, I0 और I1 का कम्बिनेशन है और सी कम्प्लीमेंट और सी की तरह है इसमें से। अब ये देखिए जी, यहाँ पे सी कम्प्लीमेंट और सी की तरह है। अब यहाँ से वो सी कम्प्लीमेंट और सी गेट कर लेगा, ठीक है। यहाँ से सी कम्प्लीमेंट और सी वन गेट कर लेगा और ये देखिए जी, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट यहाँ से गेट हो गया और यहाँ पे आगे चला जाएगा। इसी तरह आपके पास दूसरी इक्वेशन है, ए कम्प्लीमेंट और बी। यहाँ से भी आप देखें, ए कम्प्लीमेंट और बी,
यहाँ पे क्या है, सी कम्प्लीमेंट I2 है और सी I3 के साथ अटैच है। अब ये देखिए जी, ये आपकी दूसरी क्वेश्चन है, I2 है और ये आपका क्या है, आपका I3 है। अब ये दोनों कम्बिनेशंस को मिला देना है और ये यहाँ से आपका क्या बन रहा है, ये देखें जी सी है और ये आपका सी कम्प्लीमेंट है, ये इसको ज़ाहिर कर रहा है। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप I1 ले रहे हैं और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, I2 ले रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ कम्बिनेशन क्या है, अब I2 के साथ कम्बिनेशन क्या है, सी कम्प्लीमेंट का कम्बिनेशन है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जो I2 के साथ सी इसका कम्बिनेशन है, तो ये सी कम्प्लीमेंट है। तो ये देखिए जी, ये जो जा रही है, ये जा रही है, इसका इसके साथ कम्बिनेशन है, तो ये क्या बन जाएगा, दोनों का मिलके क्या बन जाएगा, सी कम्प्लीमेंट I2 सी कम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो इसका बन जाएगा और आगे जाके ये क्या हो जाएगा, इससे मिल जाएगा। और इसी तरह ये इस यहाँ से कौन सी इनपुट जा रही है, I3 और सी जा रही है, तो यहाँ पे आपका कम्बिनेशन यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये देखिए जी, सी कम्प्लीमेंट I2 प्लस C1 3 बन गया। और ये जब ये फिर क्या करेगा, इसका जो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये A कम्प्लीमेंट B से मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये देखें यहाँ पे एक कम्प्लीमेंट और B से मल्टीप्लाई होगा, ये देखें जी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होके ये आपकी यहाँ पे इनपुट होगी। इस तरह ये आप बाकी फैक्टराइजेशन का भी आप देखते जाएँ और इस तरह आप हल करते जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये डायग्राम आपके फॉर्म हो जाएगा, ये आपकी डायग्राम बन जाएगी। इसी तरह अगर हम कंपोनेंट मक्स की सूरत में देखें तो उसकी डायग्राम कैसे बनेगी, उसकी डायग्राम ऐसे बनेगी। सबसे पहले बनेगा जो है ना 2 to 1 जो मक्स बनेगा, फिर 4 to 1 मक्स बनेगा। इस तरह करके क्या हो जाएगा, आपका मक्स बनता है जो अगर आउटपुट एंड पे आपकी सिंगल होती जाएगी। अब ये देखें हमारे पास क्या हो रहा है, ये I0 है, I1 है और ये I7 तक है। तो ये हमारे पास क्या किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये सी को ज़ाहिर कर रहा है, सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखें जी, यहाँ पे I0 और I1 है, ये दोनों मिले हैं, I0 और I1 दोनों मिले हैं। तो इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने जो है ना 2 to 1 कम्बिनेशन बना रही है, मक्स बना रही है। और ये S क्या है, ये आपकी इनपुट सिलेक्शन है, ये आपकी इनपुट सिलेक्शन है, यानी कि ये जो C है ये इनपुट सिलेक्शन है। यहाँ से इनपुट सिलेक्शन की I0 और I1 बन गया और इससे क्या बना, इससे सिंगल आउटपुट गेट हो जाएगी, इससे सिंगल आउटपुट गेट हो जाएगी। और ये आगे क्या करेगा, 4 to 1 मक्स में चला जाएगा। अब ये देखें 4 to 1 से मुराद ये होता है 0 1 2 3, ये यानी कि 4 इनपुट्स ले रहा है। अब ये देखें ये 2 to 1 मक्स की सबसे एक इनपुट जो है ना वो 4 to 1 मक्स पे आ जाएगी, यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे क्योंकि ये 4 कम्बिनेशन है, 4 इनपुट्स हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है इनपुट सिलेक्शन कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ से वो क्या करेगा, इन चारों इनपुट्स में से क्या करेगा, वो सिंगल जो है ना वो इनपुट को सिलेक्ट करेगा और आगे क्या करेगा, एक आउटपुट जो वो इसमें इन चारों में से एक आउटपुट जो है वो आगे Z को चले जाएगी, तो एक सिंगल आउटपुट गेट हो जाएगी। तो ये हमारा क्या था, ये कंपोनेंट मक्स था, कंपोनेंट मक्स का डायग्राम था। अच्छा, बात करते हैं जी क्वाड मल्टीप्लेक्सर यूज टू सेलेक्ट डाटा, यानी कि क्वाड मल्टीप्लेक्सर जो है ना वो डाटा को सिलेक्ट करने के लिए जो यूज़ होते हैं उनकी बात करते हैं कि वो कैसे यूज़ होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है और ये भी मैं बताता चलूँ कि ये जो मल्टीप्लेक्सर होते हैं ये डिजिटल सिस्टम या डिजिटल डिज़ाइन सिस्टम के अंदर फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसको यूज़ किया जाता है, जो है ना वो डाटा को सिलेक्ट करने के लिए या इसको स्टोर करने के लिए। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि यानी कि मल्टीप्लेक्सर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डाटा को सिलेक्ट करने के लिए। तो अब ये देखें, अब हमारे पास ये 4 किस्म के जो है ना वो 2 to 1 मक्स दिए हुए हैं, यानी कि 4 किस्म के, तो इसको हम क्वाड मल्टीप्लेक्सर कह सकते हैं। क्वाड मल्टीप्लेक्सर कौन से हैं, 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर है, 1 2 3 और 4 है। इनमें से क्या हो रहा है, इन 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर है, तो इसमें क्या हो, 2 इनपुट्स जा रही हैं, ये देखें जी 2 इनपुट्स जा रही हैं, एक X1 है और ये Y1 है, सॉरी X0 है और Y0 है। इसी तरह X1 है, Y1 है, इसी तरह X2 है, Y2 है और इसी तरह X3 और Y3 है। ये हर एक मक्स को 2 इनपुट्स जा रही हैं। और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास जो ना तो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, ये देखें यहाँ से भी आ रहा है, इसको यहाँ से भी आ रहा है और इसको सिंगल जो है ना वो आपके पास इनपुट सिलेक्शन जो है ना वो दी हुई आ रही है। अब इसमें ये हो रहा है, अब ये देखें जी, ये हमारे पास जो है ना वो इनपुट सिलेक्शन है। अगर ये देखें जी इनपुट सिलेक्शन, अगर यहाँ पे A0 होगा, अब ये देखें जी यहाँ पे अगर A0 होगा
ये देखें हर एक को फिर क्या चला जाएगा, 0 0 चला जाएगा। अब 0 0 चला जाएगा तो डेफिनेट बात है फिर हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, फिर हमारे पाज Z0 जो है वो भी 0 आएगा, Z1 वो भी 0 आएगा, Z2 वो भी 0 आएगा और Z3 ये भी 0 आएगा। अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर A इज़ इक्वल टू 1 आता है, अगर A इज़ इक्वल टू 1 आ रहा है तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास Y1 हो जाएगा, Y0 1 हो जाएगा और Y1 भी 1 हो जाएगा और Y3 भी 1 हो जाएगा और Y4 भी 1 हो जाएगा। और जब ये 1 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास आउटपुट भी क्या हो जाएगी, Z0 भी 1 होगी, Z1 भी 0 होगी 1 होगी और Z2 भी 1 होगी और Z3 भी 1 हो जाएगी। इस तरह क्या हो रहा है, ये फिर हम मल्टीप्लेक्सर को हम डाटा सिलेक्शन के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इसके डाटा सिलेक्शन का प्रोसेस। अब बात करते हैं जी मल्टीप्लेक्सर के अंदर एक्टिव हाई और एक्टिव लो अनेबल की, और इसकी हम आउटपुट कम्बिनेशन भी देख लेते हैं। तो एक्टिव हाई और एक्टिव लो अनेबल क्या होता है। अब ये जैसा कि हमारे पास 4 किस्म के कम्बिनेशन दिए हुए हैं, ठीक है, 4 कम्बिनेशन मल्टीप्लेक्सर दिए हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, A B C और D है। अब इसमें ये होगा जैसे कि अनेबल क्या होता है, अनेबल में ये होता है ये या तो लो होगा और या हाई होगा। अगर तो एक्टिव लो लाइन होगी तो फिर क्या करेंगे, हम इसको बबल से डोनेट करेंगे, ठीक है, और अगर हाई होगी तो फिर बबल के बगैर होगा। अब ये देखें ये लो है, ये भी बबल आ गया और ये भी लो है, ये भी बबल आ गया। तो ये दोनों कम्बिनेशन B और D क्या है, ये लो जो है ना वो लो अनेबल, ये लो आउटपुट को जो है ना वो लो एक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन दोनों के दरमियान ये देखें यहाँ पे भी बबल नहीं है, यहाँ पे भी बबल नहीं है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये हाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह करके हम जो मल्टीप्लेक्सर को जो है ना वो एक्टिव हाई और एक्टिव लो अनेबल के ज़रिए जो है ना वो हम उसकी आउटपुट को एक्टिव हाई और एक्टिव लो कर सकते हैं। तो इसी तरह फर्स्ट की हमारे पास 4 to 1 मक्स है, ठीक है, और उससे हम डाटा सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, उसको कैसे डाटा सिलेक्शन करेंगे। अब ये जो कम्बिनेशन है इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये गेट होगी। अगर इस इक्वेशन के हम जो है वो डायग्राम बनाएंगे तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। ये देखिए जी A B है और ये नॉट है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, A नॉट है या A कम्प्लीमेंट है और ये 0 है। तो यहाँ से कहें ये A B आ गया, A B क्या हो गया, ये आपका A B क्या हो जाएगा, आपका ये A प्लस B बना देगा। अब यहाँ पे A प्लस B हुआ और ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये A कम्प्लीमेंट प्लस B कम्प्लीमेंट हो गया और यहाँ से आप A कम्प्लीमेंट और यहाँ पे 0 ले लेंगे और इसकी आउटपुट जो है ना यहाँ से CD जो है ना वो जो आपकी सिलेक्शन कंट्रोल लेंगे यहाँ से, और इसको क्या करेंगे, यहाँ से जो आपका जो है ना वो यहाँ से सिंगल इनपुट जाएगी और यहाँ पे A कम्प्लीमेंट चला जाएगा और यहाँ से आपका 0 चला जाएगा और यहाँ से आपका जो है ना वो A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट जाएगा और आपका इसको क्या करेंगे, आपके पास 4 इनपुट्स यहाँ से आ गई और 2 सिलेक्शंस आपके स्टेटमेंट्स यहाँ से आ गई। अब ये 4 इनपुट्स में से क्या हो जाएगा, इन जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं इनकी बेस के ऊपर जो है ना वो सिंगल आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। ये आपका 4 to 1 जो है ना वो मक्स बन जाएगा। ये देखिए 4 इनपुट्स आ रही हैं, 1 2 3 4, ये 4 इनपुट्स हैं और 4 इनपुट का आपको पता है कि जो है ना कंट्रोल स्टेटमेंट्स कितनी होगी या जो इनपुट कंट्रोल इनपुट कितनी होगी, 2 होंगी, क्योंकि 2 की पावर 2 होती है। तो आपको पता है जो पावर होगी उसको हम कंट्रोल जो है ना वो इनपुट कहेंगे। तो वो डेफिनेट बात हो कितनी इनपुट्स बनेंगी, 2 इनपुट्स बनेंगी। तो ये आपका मक्स कितना बन जाएगा, 4 to 1 मक्स बन जाएगा और इस तरह आपके पास सिंगल इनपुट जो है ना वो गेट हो जाएगी। इस तरह करके आप डाटा सिलेक्शन के लिए आप जो है ना मक्स यूज़ करते हैं और फ्रीक्वेंटली तौर पे ये जो है मक्स को यूज़ किया जाता है डाटा सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी 3 स्टेट बफर। 3 स्टेट बफर क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि जो कंट्रोल इनपुट होती है उसकी बेस पे हम जो है ना वो आउटपुट स्टेट को डिटरमाइन करते हैं। अब डेफिनेट बात है कि जब हमारे पास जो है कंट्रोल इनपुट अगर वो 1 के इक्वल होगी तो फिर क्या होगी, हमारे पास जो आउटपुट है वो अनेबल हो जाएगी। जब अनेबल हो जाएगी तो फिर हमारा जो गेट्स है वो जैसे कि आम हमारा कन्वेंशनल बफर, जिस तरह के आम जो रवायती हमारा बफर यूज़ करते हैं उस तरह ये बिहेव करेगा और हमें वो हमारी जो आउटपुट होगी वो हमारी जो है ना वो नॉर्मल इनपुट के मुताबिक जो है ना वो हमारी आउटपुट गेट हो जाएगी, उसके इक्वल आ जाएगी। और जब हमारा जो है ना वो कंट्रोल इनपुट C होगी, C जो है वो 0 होगी, तो जो हमारी आउटपुट हो जाएगी वो डिसेबल हो जाएगी और गेट जो है वो हाई इम्पीडेंस स्टेट में चला जाएगा हमारा, बजाय इसके कि हमारे पास जो नॉर्मल इनपुट होगी उसको नहीं देखेगा, वो हमारा हाई जो है इम्पीडेंस स्टेट पे हमारा जो भी है वो सर्किट या जो वो चला जाएगा।
जैसे कि नीचे डायग्राम से आप देख सकते हैं। ये देखिए जैसे कि हमारे पास ये नॉर्मल इनपुट ए है और ये कंट्रोल इनपुट सी है, ठीक है। अगर ये देखें जी हमारे पास कंट्रोल इनपुट सी जो है, ये देखें अगर हमारे पास आउटपुट वो बराबर आएगी, इक्वल किसकी आएगी, ए की इक्वल आएगी, यानी कि जो इनपुट ए होगी वही आउटपुट जो है वो वाई आएगी। कब आएगी, जब हमारे पास सी 1 होगा, यानी कि ये कंट्रोल इनपुट सी जो है ना वो 1 होगा, तो तब जो हमारी जो इनपुट होगी वही हमारी आउटपुट होगी। और जब हमारे पास जो है ना वो सी इज़ इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये हमारे पास कंट्रोल इनपुट सी 0 होगी, तो हमारे पास ये जो नॉर्मल इनपुट है ये नहीं आएगी, ठीक है। बल्कि क्या हो जाएगा, ये हमारा जो गेट है वो किस पे चला जाएगा, हाई इम्पीडेंस पे चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, जब हाई इम्पीडेंस पे चला जाएगा तो ये मिसबिहेव करेगा, मुख्तलिफ किस्म के ये जो है वो ऑप्शन देगा। अब ये जो 3 स्टेट बफर इसको क्यों कहा जाता है, या इसको ट्राई स्टेट बफर इसलिए कहा जाता है, इसकी 3 स्टेट्स होती हैं। जैसे कि आपको पता है आम रूटीन में हमारे पास आउटपुट या तो 0 होती है या 1 होती है, ठीक है। तो लेकिन आपको पता है कि जब हम जब हम ज़्यादा कंबिनी जो है ना वो लॉजिक गेट्स को कंबाइन करते हैं, तो कई दफ़ा ये होता है कि उसकी जो फर्स्ट के हमारे पास एक लॉजिक गेट है उसकी इनपुट 0 है और एक लॉजिक गेट है उसकी आउटपुट 1 है। जब हम उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हमारे पास इन बिटवीन कंडीशंस भी आ सकती है, ठीक है। जब इन बिटवीन कंडीशंस आएगी तो या तो वो क्या हो जाएगा, या तो वो बिल्कुल ही हमारे पास आउटपुट 0 कुछ भी नहीं आएगी, तो या हमारे पास वो हाई आ जाएगी। तो इन बिटवीन कोई कंडीशन नहीं होती। तो इस चीज़ को हल करने के लिए क्या किया जाता है, इस चीज़ को हल करने के लिए हम जो है ना वो 3 स्टेट बफर को यूज़ किया जाता है, ताकि जो है ना वो तीसरी स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसको यूज़ किया जाए। तो इस लिहाज से फिर क्या होता है, ये आम रूटीन में कंप्यूटर बसेस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बसेस को हम ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें, एक वक्त पे एक से ज़्यादा जो है ना वो उसको जो है ना वो ट्रैफिक को जो है ना वो कंट्रोल की जा सके, एक ही वक्त पे एक ही लाइन पे एक से ज़्यादा ट्रैफिक जो उसका बहाव को किया जा सके। जैसे कि अब ये देखिए जी ये हमारे पास फर्स्ट दिया, हमारे पास 3 स्टेट लॉजिक परमिट्स हैं। तो ये उसी वक्त आउटपुट को परमिट्स करेगा जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा जो गेट्स हैं उसको हर जगह हम कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो फिर क्या करेगा वो हमारे पास जो है ना वो 3 डिफरेंट किस्म के लॉजिक को जो है ना वो परमिट्स कर सकता है, यानी कि वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, हाई जो है ना वो इम्पीडेंस या लो इम्पीडेंस भी हो सकता है। जैसा कि हमारे पास ये डायग्राम में 3 स्टेट बफर दिया हुआ है। अब ये देखिए ये इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसकी ये जो है सी जो है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पी किसको कर रहा है, हमारी जो है इनपुट कंट्रोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास ये जो पी है, पी इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा जो ए है, जो ए होगा वही इक्वल टू सी हो जाएगा, यानी कि ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा अगर बी इज इक्वल टू 1 होगा। अगर हमारे पास b इज इक्वल टू 0 होता है, अगर b इज इक्वल टू 0 होता है, अब ये जब ये b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा सर्किट जो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये जो a है, ये जो करंट है इससे पास नहीं होगा, c को नहीं मिलेगा, यानी कि c जो है वो a के इक्वल नहीं होगा। तो फिर हमारे पास इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास हाई रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस फ्लो ऑफ करंट जो है ना वो हमें गेट होगा, ठीक है। जब हम हमारे पास ये इस तरह की कंडीशंस आएगी तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, हाई रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट कहेंगे। तो ये हमारे पास तीसरी कंडीशन हासिल हो जाएगी, ये हमारे पास तीसरी स्टेट गेट हो जाएगी। तो इस तरह करके जो बफर्स होते हैं उसको हम 3 स्टेट बफर या ट्राई स्टेट बफर भी कहते हैं। तो इसकी ये जो है लॉजिकल डायग्राम भी दी गई। अब इसकी काइंड्स देख लेते हैं, कितनी काइंड्स के जो है 3 स्टेट बफर्स होते हैं। अमूमी तौर पे 4 काइंड्स के 3 स्टेट जो है ना वो ऊपर यूज़ होते हैं। अब ये सबसे पहली स्टेट में ये देखें, ये आपकी इनपुट है, ये आपका जो है ना वो जो इनपुट है, इनपुट कंट्रोल है, और ये आपका क्या है, आउटपुट है। अब ये देखें जी अगर फर्ज किया ये p इज इक्वल टू, अब ये देखें सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसको 1 बाई 1 करके चेक कर लेते हैं। अब a हमारे पास 0 है, फर्ज किया अगर हमारे पास a 0 है और b क्या है, 0 है, अब b भी 0 है, तो फिर हमारे पास जब a भी 0 है, b भी 0 है, तो आपको पता है ये सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो c आउटपुट हमें गेट नहीं होगी, तो फिर ये हाई इम्पीडेंस पे चला जाएगा, जिसको किससे रिलेट किया जाता है, z से रिलेट किया जाता है। इसी तरह हमारे पास दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, अगर हमारे पास b इज इक्वल टू 0 है, अब ये देखें b इज इक्वल टू 0 है और a इज इक्वल टू 1 है, तो देन भी अब सर्किट तब भी सर्किट डिस्कनेक्ट रहेगा। जब सर्किट डिस्कनेक्ट रहेगा तो हमारे पास c इनपुट गेट नहीं होगी।
तो हमारे पास सी इनपुट गेट्स नहीं होगी तो हमारा जो डायग्राम जो हमारे पास सर्किट्स है वो फिर जो है ना हाई इम्पीडेंस में चला जाएगा, जिसको हम जेड से प्रेडिक्ट करते हैं। ये हमारी तीसरी कंडीशन है। हाँ, अगर यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो हमारे पास 0 है और बी क्या है हमारे पास 1 है। अब सर्किट आपको पता है कंप्लीट हो गया, ये जुड़ गया सर्किट। फिर क्या हो जाएगा, ये जब सर्किट जुड़ जाएगा तो ए क्योंकि 0 है तो फिर हमारे पास ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ए में 0 है तो फिर क्या हो जाएगा, सी को आउटपुट क्या गेट हो जाएगी, 0 का आउट हो जाएगी। अभी देखें ये हमारे पास 0 है और ये इससे सर्किट जो है वो कंप्लीट हुआ और फिर हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, वो 0 आ गई। इसी तरह अगर हमारे पास 1 है तो सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ए में क्या है, अगर आपके पास इनपुट ए 1 है तो फिर क्या हुआ, ए जो इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये ए जो है ना सी को पास हो जाएगा, तो ये फिर हमारे पास गेट क्या हो जाएगा, 1 गेट हो जाएगा। इसी तरह ये दूसरा सर्किट देख लेते हैं। दूसरे सर्किट में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है, बाकी सेम है। जो पहले वाला डायग्राम है उसका सेम है, सिर्फ ये करना है कि अगर तो वो 1 है तो 0 बन जाएगा, अगर 0 है तो फिर 1 हो जाएगा। उसको आपने क्या करना है, कंप्लीमेंट बना देना उसका। तो ये देखें, बाकी पहली दोनों कंडीशन में स्टेट्स में से ये जो Z ही रहेगा। अब बाकी दो स्टेटमेंट्स में क्या कर दिया, अब यहाँ पे 1 था तो 0 था तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 था तो ये 0 हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेट्स चेंज हो जाएगी। ये सिर्फ क्योंकि ये इन्वर्टर लग गया इसके आगे से। ये अब तीसरा देख लेते हैं। अब तीसरे में ये है, अब ये देखें, क्योंकि अब ये जो P है इनपुट सिलेक्शन है, ये खुद इन्वर्ट हो रहा है। जब ये खुद इन्वर्ट हो रहा है यानी कि इट्स मीन कि जब 0 होगा तो ये 1 बनेगा, जब 1 होगा तो ये 0 बनेगा। तो लिहाजा फिर क्या होगा, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब ये क्योंकि ये B जो है वो 0 है, तो क्योंकि ये इन्वर्टर लगा हुआ है तो ठीक है, P क्योंकि यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो A के अंदर जब 1 बनेगी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर 0 के अंदर A के अंदर जो वैल्यू है वो A है, सर्किट कंप्लीट और यही आउटपुट को C को चले जाएगी। इसी तरह ये देखें यहाँ पे भी 0, तो ये जो B इन्वर्टर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 1 बनती है। फिर तो ये सर्किट कंप्लीट होगा तो A के अंदर जो वैल्यू होगी वही C को पास हो जाएगी। तो A के अंदर क्या है, 1 है, तो C को क्या चले जाएगी, 1 चले जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू फर्स्ट किया B की वैल्यू 1 है, तो जब B की वैल्यू को 1 है उसको हम इन्वर्टर लेंगे तो 0 0 हो जाएगा, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। ये देखिए जी 1 1 है, तो जब इसका इन्वर्टर लेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सर्किट हाई इम्पीडेंस पे चला जाएगा, कोई वैल्यू जो है वो C को पास नहीं होगी। इसी तरह ये आप नेक्स्ट डायग्राम भी आप चेक कर लीजिएगा। अब इसी तरह आप ये जो 3 स्टेट बफर है उसको ज़हन में रखते हुए आप अगर हम 3 स्टेट बफर्स को यूज़ करके डाटा सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो हम इसका सर्किट ऐसे बनाएंगे। अब ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, ये हमारे पास 2 सर्किट्स हैं। अब ये डेफिनेट बात है, अब हमारे पास 3 स्टेट बफर को यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हम डाटा सिलेक्शन करनी, तो फिर हम कैसे करेंगे। ये हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, ये देखें, और ये आपकी क्या है, डाटा सिलेक्टर है, ये आपका डाटा सिलेक्शन है। तो इसको आप ये देखें, जब यहाँ से जाएगा B को जाएगा तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, 3 स्टेट में से एक डाटा सेलेक्ट होकर यहाँ पे आएगा। तो ये क्या है, डाटा सिलेक्टर का 3 स्टेट बफर को यूज़ करते हुए इसका हम वो दूसरा सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये जैसा कि ये A है, ये C है और ये आपका B है। ठीक है, तो 2 to 1 मक्स है। अब ये A क्या है, 0 है और C क्या है, 1 है। ठीक है, अब ये 0 है और ये 1 है, और B क्या है आपका, अगर तो 1 होगा, अब ये देखिए अगर आपका 1 होगा, ठीक है, तो फिर डेफिनेट बात है डाटा पास होगा, तो फिर यहाँ पे आउटपुट चले जाएगी। और अगर यहाँ पे 0 होगा तो आपका सर्किट इनकम्प्लीट होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाई इम्पीडेंस हो जाएगी, तो ये यहाँ पे Z आ जाएगा। और इसी तरह अगर आपका ये जो है ना वो 1 होगा, ठीक है, और यहाँ से A की वैल्यू जाएगी तो फिर यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह अगर ये 1 होगा, B 1 होगा, तो यहाँ से अगर C की वैल्यू 1 जाएगी और सर्किट कंप्लीट होगा तो फिर D को क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। तो इस तरह आपका जो है वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जो 3 स्टेट बफर को यूज़ करते हो आप इसका ये डायग्राम भी देखें, और यहाँ से आप इसको जैसे प्रीवियस मैंने आपको जो है ना टेबल बना के समझाया, उसको आप रखते हुए इस टेबल को आप कंप्लीट करेंगे तो आपको जो है वो आपसे सॉल्व भी हो जाएगा और ये इसको हल भी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर तक के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। तो जो है ना वो लेक्चर समझ भी आ गई होगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसमें ज़रा थोड़ा सा क्योंकि लेक्चर लेंथ ही हो जाता है, मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जो ना अगर कुछ चीज़ें सही तरह से समझने वाली नहीं भी